हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एमपीएच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो हम जैसे इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे, उसी सीक्वेंस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज। और हमने कल इनपुट डिवाइसेस में सबसे मेन कीबोर्ड हमने पढ़ा था। आज उससे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं वो इस चैनल पे जाके इससे प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देखें, ठीक है ना। उससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं अपने इनपुट डिवाइसेस की, ठीक है। और कल हमने बात की थी आपके कीबोर्ड की, ठीक है ना, लास्ट क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं, माउस से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। तो जैसे हमें पता है कि भाई जो सबसे कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है वो हमारी कीबोर्ड है। स्टार्टिंग में कीबोर्ड से ही इनपुट दिया जाता था। उसके बाद 1964 के आसपास में 1964 के आसपास में डगलस इंग्लेबार्ट और उनकी टीम ने 1964 में डगलस इंग्लेबार्ट और उनकी टीम ने पहला कंप्यूटर माउस का प्रोटोटाइप बनाया, ठीक है। उन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया कि इस तरह से कंप्यूटर माउस हो सकता है। एक प्रोटोटाइप उन्होंने बनाया, ठीक। और 1967 में उन्होंने पेटेंट कर दिया उस डिवाइस को, पेटेंट फाइल किया। 1970 में उनको पेटेंट मिल गया एक्स वाई पोजिशन इंडिकेटर फॉर अ डिस्प्ले सिस्टम। इसके अंडर उनको इसका पेटेंट मिल गया, किसका, माउस का, ठीक है, 1970, ठीक। माउस की अगर हम बात करें तो हमारी ये इनपुट डिवाइस है, वो आपको पता ही है। इनको जो माउस और आगे दो तीन चीजें और भी आएंगी, इन डिवाइसेस को हम पॉइंटिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है ना। सिंपली ये पॉइंटर को, जो हमारा कर्सर है, उसको मूव करने के काम आता है। स्क्रीन पे जो कर्सर है उसको मूव करवाने के ये काम हमारे आता है, ठीक है ना। और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मूव करवाने के काम आएगा तो ऑब्वियसली बात हम उसके थ्रू कमांड्स भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मेन फंक्शन क्या होता है भाई पॉइंटिंग करने का। पॉइंटिंग मतलब किसी जो स्क्रीन पे है उसके आइटम को, वो जो आइटम है स्क्रीन पे, कोई आइकन है, ठीक है, कोई फोल्डर है, कोई फाइल है, ठीक है ना, उसको सेलेक्ट करने के काम आता है। क्लिक करेंगे उसमें हम, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक तो उसके थ्रू एग्जीक्यूटिंग होगी कमांड, ठीक है ना। डबल क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ओपन हो जाती है फाइल। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होके आता है। जैसे आपको पता ही है, राइट क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप पे अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश करने के लिए, न्यू फाइल फोल्डर या उनको अरेंज करने के लिए वो सारी चीजें उसमें आती है, ठीक है। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, किसी एक फाइल को ऐसे ड्रैग करके इधर से उधर लेके जाना और किसी दूसरे फोल्डर के अंदर ड्रॉप कर देना। उसे ड्रॉप करना मतलब उसके अंदर भेज देना उसे, तो वो हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, ठीक है। मूविंग फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, स्क्रॉलिंग करना, पेज को अप एंड डाउन करना, तो ये माउस के कुछ फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये सारे काम हम किसके थ्रू इजीली कर सकते हैं, माउस के थ्रू इजीली कर सकते हैं। इनमें हमें माउस के थ्रू फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कर हम कीबोर्ड से भी सकते हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम आएगी। माउस के थ्रू हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। कीबोर्ड के फंक्शन को थोड़ा इजी बना देता है ये। अब इसी में ही पॉइंटिंग डिवाइसेस में ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइसेस है जॉयस्टिक, ठीक है। ये भी आपका मूवमेंट को, कर्सर को मूवमेंट करवाने को, या जैसे कोई गेम प्ले कर रहा है उसमें प्लेयर को मूवमेंट करवाने के लिए जॉयस्टिक का मेनली वर्क होता है, ठीक है ना। तो जॉयस्टिक की बात करें तो ये भी आपका एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। हमारी क्या है, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अच्छा, हम माउस में एक चीज और समझ लेते हैं कि भाई माउस जो हमारे पास में है, माउस हम जो यूज कर रहे हैं, पहले जो यूज हुआ करता था ये था मैकेनिकल माउस, ठीक है ना। मैकेनिकल माउस, पहले हम मैकेनिकल माउस यूज करते थे, ठीक है ना। अब जो ये माउस यूज हम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल माउस। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल माउस, ठीक है। ऑप्टिकल माउस हमारा वायर वाला भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसमें वायर होती है, और वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। तो वायर्ड ऑप्टिकल माउस दो तरह से हो सकता है, एक तो वायर्ड और सेकंड वायरलेस, ठीक है ना। दो तरह से हमारा ऑप्टिकल माउस हो सकता है, ठीक है।
मैकेनिकल माउस में भाई सिंपली एक बॉल लगी होती थी इस तरह की, एक ब्रॉन्ज की बॉल, उसमें रबड़ कोटिंग होती थी, तो वो सरफेस में मूव करती थी, तब आपका कर्सर मूव होता था। इस पे आपकी लाइट लगी होती है, ठीक है ना, ऑप्टिकल लाइट, वो जब सरफेस पे स्ट्राइक करती है, सरफेस पे लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है, मूव करती है आपके किस पे, स्क्रीन पे आपका कर्सर मूव करता है। ठीक है, ये चीज है इसमें। हाँ, फिर हम आगे थे जॉयस्टिक में। तो जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो मूवमेंट को और डायरेक्शन को, कंप्यूटर सिस्टम में किसी चीज के डायरेक्शन को, अगर आप गेम प्ले कर रहे हैं, मेनली उसमें यूज ज्यादा होता है, गेम प्ले कर रहे हैं तो उसमें किसी पर्सन की डायरेक्शन को, उसको कंट्रोल करने के काम आता है। ठीक है ना। इसमें एक स्टिक या लीवर होता है जो इस तरह से है, ठीक है ना, इसलिए इसे जॉयस्टिक कह रहे हैं, स्टिक और लीवर होता है। ठीक, ये बेस पे लगा होता है हमारे पास में, ठीक है ना, और यहाँ से डायरेक्शन सिग्नल ये कंप्यूटर को भेजता है। ठीक है, तो जैसे वीडियो गेम्स में इसका यूज होता है, फ्लाइट सिमुलेशन में यूज होता है। ठीक है ना, फ्लाइट सिमुलेशन मतलब अगर आपको फ्लाइट रन, जैसे आपने देखा होगा कि भाई हम आरटीओ में जाते हैं गाड़ी की टेस्टिंग के लिए, तो सिमुलेटर पे बिठाते हैं, उससे पता चलता है कि हाँ भाई हम चला रहे हैं, लगता है हमें चला रहे हैं, लेकिन वो होता क्या है, एक स्टेबल होता है एक जगह पे। तो ऐसी फ्लाइट सिमुलेटर भी होता है। ठीक है ना, उसमें यूज होता है। रेसिंग एंड एक्शन गेम्स में यूज होता है, वर्चुअल रियलिटी एंड ट्रेनिंग सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है जॉयस्टिक का। क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, तो ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पूरी देखा करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए बिल्कुल मेहनत से वीडियोस बन रही हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में बताएं कि भाई कैसे लग रही है आपको क्लासेस, किस तरह की क्लासेस लग रही हैं, कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लाइट पेन पे। लाइट पेन वैसे पहले यूज हुआ करता था जब हमारे पास में हम सीआरटी मॉनिटर का यूज करते थे, तब ज्यादा यूज हमारे पास में लाइट पेन का यूज होता था। ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है ना। ठीक, ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डायरेक्ट ड्रॉ डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पे हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है ना। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ पेन एंड वर्क्स बाय डिटेक्टिंग लाइट फ्रॉम द मॉनिटर स्क्रीन। और मॉनिटर स्क्रीन की जो लाइट है उसको डिटेक्ट करके यूज होता था। ठीक है ना। स्क्रीन पे आइटम को सिलेक्ट करना, इमेज और डायग्राम बनाना, कैड में इसका यूज होता था। पहले ग्राफिक डिजाइन इसी के थ्रू किए जाते थे, और सीआरटी मॉनिटर के साथ में ही इसका काम होता था, इसलिए अब इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, अब इसका यूज नहीं होता है। ठीक है सर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है टच पैड। टच पैड आपने मेनली लैपटॉप में देखा होगा। लैपटॉप में माउस तो है नहीं अलग से, तो टच पैड दिया होता है उन्होंने। तो टच पैड हमारा जो काम करता है वो एज अ माउस की तरह ही काम कर रहा है लैपटॉप में। ठीक है ना। इसको हम ट्रैक पैड भी कहते हैं, तो टच पैड या फिर ट्रैक पैड भी हम इसको कहते हैं। इस तरह से होता है, इसमें भाई लेफ्ट राइट के हमारे पास में बटन है माउस के, इसमें आप अपनी फिंगर ऐसे मूव करेंगे तो आपका कर्सर भी मूव होगा। ठीक, ये भी एक की पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है एक तरह की, और लैपटॉप कंप्यूटर्स में ये आपको मिलता है। ठीक, फिंगर्स टच के और गेस्चर के हेल्प से ये क्या करेगा, आपके कर्सर के मूवमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, यूज क्या है भाई, माउस पॉइंटर को मूव करवाना, क्लिक और डबल क्लिक करना, इससे कर सकते हैं। स्क्रॉलिंग वेब पेज और डॉक्यूमेंट, जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। आपको इसमें टच पैड में ऐसे करेंगे तो जूम इन जूम आउट हो जाएगा, जैसे स्क्रीन पे करते हैं आप लोग। ठीक है, उसी तरह से। ठीक, फिर टच स्क्रीन आती है भाई। टच स्क्रीन तो हम लोग यूज ही करते हैं मोबाइल फोन में, या अभी जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इस पे, ये भी टच स्क्रीन ही है। टच स्क्रीन आपका पूरा कंप्लीट इनपुट और आउटपुट दोनों में ही आता है। ठीक है ना। डिस्प्ले विद टच स्क्रीन होता है वो पूरा कंप्लीट सेट। तो डिस्प्ले और टच स्क्रीन दोनों मिलके ही पूरा एक टच स्क्रीन बना रही है यहाँ पे, जहाँ पे हमें दिख भी रहा है, आपको आउटपुट भी दिख रहा है, और मैं लिख रहा हूँ तो आप इनपुट भी दे पा रहे हैं, है ना। इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस है ये। ठीक है ना। तो यूजर को क्या अलाउ कर रहा है कि टच करके वो इंटरेक्ट कर पा रहा है कंप्यूटर सिस्टम के साथ में, ये अलाउ कर रहा है टच स्क्रीन हमें। ठीक, या फिंगर से या स्टाइलस से, तो जिससे मैं ये लिख रहा हूँ ये स्टाइलस है हमारा, आप फिंगर से भी कुछ इस तरह से इसमें लिख सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम मोबाइल फोन में अपने फिंगर से यूज करते हैं स्क्रीन को। ठीक,
ये बोथ इनपुट एंड आउटपुट दोनों तरह की डिवाइस की तरह यहाँ पे काम करता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। स्मार्टफोन और टैबलेट्स में होता है, एटीएम में एंड कियोस्क में होता है, जहाँ जहाँ पे आप देख रहे होंगे एटीएम में भी इस तरह का कियोस्क के क्या होता है, जैसे एटीएम में होता है ना हमारा टच करके हम वर्क कर लेते हैं। फिर ऐसे आप कहीं मॉल में जाएंगे, ठीक है, वहां पे भी आपको मिल जाएगा ये टच स्क्रीन करके आप ऑर्डर दे पा रहे हैं पिज्जा हट में, ठीक है ना, डोमिनोज में, ठीक, हाँ। टिकट बुकिंग मशीन्स भी होती है, वहां पे भी होता है टच स्क्रीन। पीओएस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में, जैसे आप मॉल में जा रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं तो वो टच करके प्रिंट करके आपको दे रहे हैं, तो पीओएस सेल सिस्टम हो गया। इंटरेक्टिव बोर्ड जो आपको दिख रहा है यहाँ सामने, ये इंटरेक्टिव बोर्ड है, ठीक है ना, डिजिटल पैनल, तो उसमें भी हमारे सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारा एक तरह का इनपुट आउटपुट दोनों तरह की ये डिवाइस होती है, ठीक है। फिर वेब कैम होता है भाई, वेब कैम जो इनबिल्ड होता है सिस्टम के साथ में, अलग से भी लगा सकते हैं वेब कैम, ठीक है, या जिस कैमरे की हेल्प से मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ वीडियो में, वो भी हमारा एक वेब कैम की कैटेगरी में ही आ जाएगा, मतलब वीडियो कैमरे की कैटेगरी में आ जाएगा, जिसके थ्रू हम इनपुट ले पा रहे हैं, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस है, इमेज और लाइव वीडियो को कैप्चर करने के काम आता है, ठीक है ना, इमेज एंड लाइव वीडियो को, ठीक है। और कंप्यूटर या फिर इंटरनेट पे हम उसको भेज सकते हैं, ठीक। वीडियो कम्युनिकेशन और रिकॉर्डिंग के लिए मेनली इसका यूज किया जाता है। तो यूज क्या है, सिंपली कॉलिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए, ऑनलाइन क्लासेस एंड एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक, या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, सिक्योरिटी एंड सर्विलांस के लिए, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए, इन सब में इसका इस्तेमाल मेनली होता है वेब कैम का, ठीक है। फिर आते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर में। स्मार्ट कार्ड रीडर आपने देखा होगा, एक कार्ड रीडर होता है हमारे पास में, ठीक है। या एटीएम में आपने देखा होगा कि भाई कार्ड है आपके पास एटीएम, उसमें एक चिप लगी हुई है, उसको आप एटीएम के अंदर डालेंगे तो रीड कर देगा, तो वो क्या लगा है आपका, स्मार्ट कार्ड रीडर ही लगा है। कई जगह पे अटेंडेंस सिस्टम में भी इस तरह का कार्ड होता है कि आपने स्कैन करके ले लिया, ठीक है ना। तो स्मार्ट कार्ड रीडर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, रीड डेटा स्टोर्ड ऑन स्मार्ट कार्ड, जो स्मार्ट कार्ड में डेटा हमारा स्टोर है उसको रीड करेगा वो, ठीक है, ठीक। तो एम्बेडेड माइक्रोचिप उसमें होती है, जिसमें आपके पास में इंफॉर्मेशन होती है सिक्योरली, और वो स्मार्ट कार्ड रीडर जो है उसे पढ़ रीड करेगा और उसको प्रोसेस करेगा आगे, ठीक। तो बैंकिंग एंड एटीएम सिस्टम में होगा, आईडी कार्ड एंड एक्सेस कंट्रोल में, डिजिटल सिग्नेचर्स में, अटेंडेंस सिस्टम में होता है, ठीक है, गवर्नमेंट एंड डिफेंस सिस्टम में ये होता है, ठीक है। बेसिक बेसिक पॉइंट्स है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर ग्राफिक टैबलेट या डिजिटाइजर, आपने देखा होगा कि भाई एक टैबलेट में ही हम सारा वर्क कर पा रहे हैं, उसमें हम डिज़ाइन बना पा रहे हैं, लिख भी सकते हैं कुछ, तो वो हमारा होता है, तो उसे हम ग्राफिक टैबलेट कह लेते हैं सिंपली, ठीक है, या टैबलेट कह लेते हैं, ठीक है। डिजिटाइजर भी इसे कहते हैं, इनपुट डिवाइस है, इसमें हम इमेजेस, डिज़ाइन और हैंड राइटिंग कर सकते हैं स्टाइलस पेन की हेल्प से, जो ये पेन है ऐसे इसकी हेल्प से हम बना सकते हैं, ठीक। हैंड ड्रॉ इनपुट इनटू डिजिटल फॉर्म, जो भी हम बना रहे हैं उसको हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइन में होता है, डिजिटल ड्राइंग एंड पेंटिंग में, एनिमेशन एंड इलस्ट्रेशन में, फोटो एडिटिंग में, और कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, ये सारी चीजें होती है। फिर आता है भैया वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, जैसे कि इससे माइक्रोफोन भी कह सकते हैं, वैसे तो माइक अलग उसमें आएगा। जो वॉइस, अच्छा, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम हुआ जैसे कि आपने वॉइस के थ्रू आप टाइप कर पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं और वो खुद ही वहां पे टाइप हो पा रहा है, ठीक है ना, एमएस ऑफिस में फीचर्स है, ठीक। या आपने ऐप में देखा होगा कि किसी भी ऐप में, जैसे कि यूट्यूब भी आप ओपन करें, उसमें ऊपर सर्च करेंगे एमपीएच क्लासेस, बोलेंगे मुंह से तो ऊपर टाइप होके आ जाएगा, वो सर्च कर लेगा, तो वो पूरा क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम है। तो ह्यूमन स्पीच को अंडरस्टैंड कर रहा है वो, और कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट और कमांड्स में, ठीक है। एलेक्सा देखे ना जैसे आपने, हाँ, तो उसी तरह से वॉइस कमांड्स देगा ये सिंपली, ठीक है ना। डिक्टेशन है स्पीच टू टेक्स्ट, आप बोलेंगे तो स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। विजुअल असिस्टेंट, एक्सेसिबिलिटी टूल्स फॉर डिसेबल यूजर्स, भाई जो देख नहीं पा रहे आइज से, वो उसको बोल के कि उसको कॉल कर लो, वो सीधा कॉल लगा देगा उससे, तो वॉइस असिस्टेंट के थ्रू हो जाता है ये सारी चीज, ठीक है ना। ओके, कस्टमर सपोर्ट एंड आईवीआर सिस्टम में इसका यूज होता है। फिर आता है बायोमेट्रिक डिवाइसेस। बायोमेट्रिक डिवाइसेस जैसे कि आपने देखा होगा, आधार कार्ड अगर आप बनवाने गए होंगे या अपडेट करवाने भी गए होंगे, तो वो
आपके बायोमेट्रिक को स्कैन करता है, रेटिना को स्कैन करता है, फिंगर्स को स्कैन करता है। तो जो भी वो चीज़ें स्कैन कर रही हैं वो डिवाइसेस हमारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं, और उन्हें हम कहते हैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस। ठीक है, जो आइडेंटिफायर ऑथेंटिक करते हैं पर्सनल जो पर्सन्स के यूनिक बायोलॉजिकल और बिहेवियर करेक्टरिस्टिक्स को। बायोलॉजिकल मतलब फिंगरप्रिंट, रेटिना का स्कैन, उन सबको। ठीक है ना, फिंगरप्रिंट, फेस, आइरिस और वॉइस को। आइरिस का मतलब वही रेटिना स्कैन। कहाँ कहाँ यूज होता है? अटेंडेंस सिस्टम में, एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी में, कि भाई थंब के अकॉर्डिंग जब स्कैन होगा तभी दरवाजा खुलेगा। ठीक है, मोबाइल फोन अनलॉक जो आप यूज करते ही है। ठीक है, बैंकिंग एंड एटीएम सिक्योरिटी में होता है, गवर्नमेंट एंड डिफेंस एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है। ट्रैक बॉल भी हमारा, वैसे ये भी आगे आ जाना चाहिए था, ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना, ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ही है। ठीक, ये इन्वर्टेड माउस की तरह काम करता है, मतलब इसके ऊपर एक बॉल होगी। जब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमारे पास एक मैकेनिकल माउस हुआ करता था, उसके नीचे बॉल हुआ करती थी। अब इस पर ऊपर बॉल है, तो मैं बॉल को मूव करवाऊंगा, बॉल को मूव करवाऊंगा तो स्क्रीन पे कर्सर मूव होगा आपका। ठीक है ना, डिवाइस विद फिंगर्स और पाम टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। ठीक है ना, बॉल को मूव करवाएंगे तो वो मूव करेगा, एक्यूरेसी के लिए ज्यादा यूज होता है ये। ठीक है ना, लिमिटेड स्पेस में कर्सर को कंट्रोल करना, माउस को तो मुझे घुमाना पड़ेगा ना स्पेस, अब वहीं पे मैं बॉल को ही मूव करवा रहा हूँ केवल। समझ रहे हैं? ग्राफिक डिजाइन और कैड एप्लीकेशन में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में होता है, पब्लिक कियोस्क और वर्क स्टेशन में होता है। आपने देखा पब्लिक में अगर मुझे कर्सर मूव करवाना तो ऐसे उसमें ही लगा होगा वो, आप उसे मूव करवाएंगे तो कर्सर आपका मूव होगा। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक, फिर आता है स्कैनर। स्कैनर भी एक इम्पॉर्टेंट आपके पास में, भाई हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रख सकते हैं अपने सिस्टम में, है ना, कोई भी बुक वगैरह स्कैन कर सकते हैं, टेक्स्ट को। ठीक, तो इनपुट डिवाइस है जिसमें हम पेपर डॉक्यूमेंट, इमेजेस, फोटोग्राफ्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके, स्कैन करके सेव रख सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। ठीक, तो डॉक्यूमेंट और फोटोज को डिजिटाइज करना मतलब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, भाई कि आपने फॉर्म को प्रिंट किया, उसको भरा और फिर उसको स्कैन करके भेज दिया। ठीक है ना, ऑफिस रिकॉर्ड कि ऑफिस में जो भी फाइल्स वगैरह उनको स्कैन करके सिस्टम में रख दिया सेव। पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग में यूज होता है। ओसीआर में, ओसीआर आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मींस जैसे आप स्कैन करके उसको अगर गूगल में डालेंगे तो आपने देखा होगा कि टेक्स्ट को कॉपी कर लेता है, तो वो किसके हेल्प से कर पा रहा है? ओसीआर के हेल्प से कर पा रहा है। ठीक है, माइक्रोफोन जिसके हेल्प से मैं बोल पा रहा हूँ, अभी आप लोगों को वॉइस आ रही है मेरी, तो ये माइक्रोफोन ही है, या माइक जैसे आपने देखा होगा कॉलेजेस में, स्कूल में। ठीक है ना, माइक जिसके थ्रू हम बोलते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस है। स्पीकर जिसके थ्रू आप सुन पा रहे हैं वो आउटपुट डिवाइस के अंदर आएगा। ठीक है ना, तो वॉइस के लिए, ठीक है, साउंड और वॉइस कैप्चर करने के लिए माइक्रोफोन का यूज हम करते हैं। ठीक है ना, तो ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, उसको जो मैं बोल रहा हूँ उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, फिर आपके पास तक वो पहुंच रहा है। ठीक, तो वॉइस रिकॉर्डिंग में वीडियो कॉल एंड ऑनलाइन मीटिंग्स में यूज होगा, ऑनलाइन क्लासेस एंड एग्जाम्स में यूज होता है ना। वॉइस रिकॉग्निशन एंड कमांड्स में यूज होगा, गेमिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग में इसका यूज होता है माइक्रोफोन का। इस सारे आपने ध्यान में रखने कि ये इनपुट डिवाइसेस है, इतनी सारी मैं पढ़ा चुका हूँ। अब ये जो मेन है, ठीक है ना, जैसे OCR, MICR, BCR, ये मेन है, तो इनको थोड़ा और अच्छे से समझना है। तो मेरे पास है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन भी आ सकता है, रीडर भी आ सकता है। जब कभी भी जहां पे भी आपको रीडर या रिकॉग्निशन दिखे, क्या रीडर या रिकॉग्निशन दिखे, इसका मतलब वो इनपुट डिवाइस है। ठीक, तो ऑप्टिकल हमारा OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर, इसको हम ICR भी कहते हैं, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है जी, ये जो प्रिंटेड हैंड रिटन टेक्स्ट है, हैंड रिटन टेक्स्ट है, इसको हम स्कैन करके, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट स्कैन किया, वो डायरेक्ट राइट होगा नहीं। आपने डॉक्यूमेंट स्कैन किया, उसको OCR में डाला, गूगल में डाल दिया, जैसे उसने OCR की हेल्प से सारा टेक्स्ट निकाल दिया। टेक्स्ट आपने फिर से कॉपी किया, अब उसको आप एडिट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी है। स्कैन डॉक्यूमेंट को एडिटेबल फाइल्स में कन्वर्ट करना, बुक और रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना,
फॉर्म प्रोसेसिंग को ऑटोमेट करना, डॉक्यूमेंट आर्चिविंग, ठीक है, असिस्टेंट विजुअल इम्पेयर्ड यूजर्स को टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट हो जाता है इजीली इसके थ्रू, ठीक है ना। मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, स्कैनर जिससे हम डॉक्यूमेंट को कैप्चर करते हैं। फिर ओसीआर सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास में जो रिकॉग्नाइज करता है करेक्टर को। फिर इसका एक डेटाबेस होगा कि करेक्टर भाई इसमें ये लिखा हुआ है तो ये करेक्टर अच्छा ये होगा, ठीक है ना, तो वो उसको लेके आएगा। फिर आउटपुट एडिटर होगा, एडिटेबल टेक्स्ट में उसको प्रोड्यूस कर देगा हमारा। ये है मेनली ओसीआर, आपने देखा हो। इस तरह से भी यूज होता है कि इसको ऐसे स्कैन करते हुए लिखेंगे तो वो एक एक आपका एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे, या फिर आप स्कैन डॉक्यूमेंट डालेंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो एज अ सॉफ्टवेयर हो गया, ये एज अ हार्डवेयर हो गया, ठीक है ना। उसमें सॉफ्टवेयर का काम कौन कर रहा है, वो हार्डवेयर का काम कौन कर रहा है, हमारा स्कैनर। यहाँ पे इस पेन के हेल्प से हम स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर ओएमआर, ठीक है ना, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। हाँ, पेपर लीक की यादें आ जाएंगी इससे आपको, ठीक है ना। तो ओएमआर हमारा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। एक पेपर पे, कोई स्पेसिफिक पेपर है उसमें आपने कुछ मार्क्स किए हुए हैं अगर, तो ऑप्टिकली उन मार्क को रिकॉग्नाइज करना या रीड करना वो ओएमआर का काम है, ठीक। ये ओएमआर मशीन है आपके पास में, इसमें आप ओएमआर शीट डालेंगे। आपने जो पेपर्स ऑफलाइन होते हैं वो ओएमआर के माध्यम से ही होते हैं, है ना। ओएमआर शीट में आप अपने आंसर लिखते हैं, फिर वो स्कैन होती है ओएमआर के मशीन के थ्रू। स्कैन होगा तो वो मशीन क्या करेगी, उन जहां जहां पे आपने गोले भरे हैं वो ब्लैक कलर के, वो को रीड कर लेगी, ठीक है ना। तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिटेक्ट करती है मार्क्ड एरिया को, ठीक है ना। और ये स्पेशली डिजाइन फॉर्म्स में होता है जिसको हम ओएमआर शीट्स बोलते हैं, ठीक। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भाई सर्वे एंड क्वेश्चनरी में होता है, इलेक्शंस एंड वोटिंग्स में होता है, अटेंडेंस एंड फीडबैक फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, ठीक। पेंसिल या फिर किसी डार्क इंक से क्या किया जाता है, इसको बबल्स भरे जाते हैं। ओएमआर शीट को स्कैन किया जाएगा ओएमआर स्कैनर के थ्रू। ओएमआर स्कैनर डिटेक्ट करेगा कि जो मार्क्स जहां जहां पे आपने लिखे हैं वो प्रेजेंट मार्क्स हो जाएंगे, एब्सेंट मतलब जहां जहां मार्क नहीं है वो हो जाएगा। फिर उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल इंफॉर्मेशन में और डिजिटल रिजल्ट प्रोसेस कर देगा, सिंपल, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर आता है MICR, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है सब जगह, ठीक है ना। तो MICR है हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है ना। ये मेनली बैंक चेक में यूज होता है, किसमें, बैंक चेक में, ताकि हम बैंक चेक को इजीली और सिक्योरली, ठीक है, एक्यूरेटली प्रोसेस कर पाए, उसमें ये यूज होता है मेनली MICR, ठीक है। तो जो करेक्टर्स होते हैं वो मैग्नेटिक इंक, मतलब मैग्नेटिक इंक होगी वो, उसको रीड करेगा ये MICR मशीन, ठीक। तो बैंक चेक प्रोसेसिंग में इसका मेन होता है ऑटोमेटिक क्लियरिंग ऑफ चेक्स, फ्रॉड रिडक्शन इन बैंकिंग, हाई स्पीड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मेनली इसका जो काम है वो बैंकिंग के चेक में ही है, इस तरह से जो ये यहाँ पे नीचे डॉट लिखे होते हैं। तो सबसे पहले चेक नंबर होगा, उसके बाद MICR कोड होगा, आप कोई सा भी चेक उठाएंगे जब, ठीक है ना। तो ये हमेशा 9 डिजिट का होगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। 9 डिजिट का होगा जिसमें पहले के 3 डिजिट आपके सिटी कोड होंगे, किस सिटी का है। नेक्स्ट 3 डिजिट बैंक के होंगे, किस बैंक का वो चेक है। और नेक्स्ट के 3 डिजिट आपके उस ब्रांच का होगा कि उस बैंक की कौन सी ब्रांच है, ठीक है ना। तो ये 9 डिजिट का होता है, पहला सिटी, फिर बैंक, और फिर बैंक की ब्रांच। ये आपका MICR कोड होता है, ठीक है। 9 डिजिट का ध्यान रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इंक होती है, ये मैग्नेटिक इंक होती है जिसको आयरन ऑक्साइड जिसमें कंटेन होता है भाई, है ना। MICR फॉन्ट अलग होगा, E13B या CMC7 होता है, ठीक है ना। MICR रीडर क्या करेगा, इस मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को रीड करता है, कंप्यूटर सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा, चेक करेगा भाई सही है नहीं है क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग बेसिस पे, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ये जितने भी रीडर और रिकॉग्निशन है काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है BCR, बार कोड रीडर,
ठीक है ना। बीसीआर हमारे पास में हाँ जी, तो हम बीसीआर की बात कर रहे थे, बार कोड रीडर। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अभी तक भी यूज़ हो ही रहा है। ठीक है ना। आप शॉपिंग्स में देखेंगे, क्लॉथ्स में देखेंगे, किसी भी प्रोडक्ट में देखेंगे, सब में बार कोड लगा होता है। ये जो रीडर है ये है हमारी इनपुट डिवाइस, ये इसको स्कैन करेगा, सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाएंगी। ठीक है ना। इन जो स्ट्रिप्स लगी हुई हैं इसके थ्रू, तो उससे इजीली सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है ना। तो इसको हम बार कोड स्कैनर या बार कोड रीडर कहते हैं, ये एक टाइप की इनपुट डिवाइस ही है। ठीक। जो भी हमारे बार कोड्स होते हैं प्रोडक्ट्स में, वो इनको इजीली रीड कर लेता है। ठीक है ना। ब्लैक लाइन एंड स्पेसेस होते हैं इसमें, जो नंबर और करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सुपरमार्केट एंड रिटेल बिलिंग में, इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट में, लाइब्रेरी में, हॉस्पिटल्स में, कुरियर एंड लॉजिस्टिक में, सब जगह यूज होता है। बार कोड रीडर क्या करेगा, कैसे काम करता है, इसको आप इसमें उसके ऊपर रख के इसका बटन प्रेस करेंगे तो लेजर लाइट के थ्रू क्या होगा, बार कोड लेजर लाइट के थ्रू स्कैन हो जाएगा। ब्लैक बार कोड लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, व्हाइट स्पेस जो है, ये बीच में जो व्हाइट स्पेस होते हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है ना। जो सेंसर होते हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे, और वो सिग्नल क्या करेंगे, डिकोड करेंगे उसको डिजिटल डेटा में। वहां से उनका क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग होके डेटा सेंड हो जाएगा सिंपली। अब हर कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट बार कोड होता है, जैसे कि हमारे पास में मोबाइल नंबर का होता है कोड, जैसे +91 इंडिया का। ऐसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा ये 890 है, ये इंडिया का कोड है, मतलब ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। ठीक है ना। तो ये होता है आपका बार कोड रीडर, इससे पता भी चल जाता है कि कहाँ का ये प्रोडक्ट है। ठीक है जी। फिर ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास में है क्यूआर कोड। ठीक है ना। क्यूआर कोड कुछ इनपुट आउटपुट कुछ नहीं है, क्यूआर कोड सिंपली हमारे पास में इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि उसका हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इस टाइम पे। क्यूआर कोड का आप पेमेंट करने के लिए सीधा स्कैन कर लेते हैं क्यूआर कोड को मोबाइल फोन से ही। क्यों ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसको स्कैन करने के लिए किसी डिवाइस की जरूरत नहीं है। हमने देखा, हमने ओसीआर पढ़ा, हमने भाई कार्ड रीडर पढ़ा, ठीक है ना, हमने बीसीआर पढ़ा कि बार कोड के लिए अलग से मुझे रीडर की जरूरत पड़ रही है, लेकिन इसको रीड करने के लिए किसी रीडर की जरूरत नहीं। आप कैमरा ऑन करो, कैमरे से सीधा रीड हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम इसे क्यूआर कोड या क्विक रिस्पॉन्स कोड कहते हैं। ठीक है ना। 2 डायमेंशनल बार कोड होता है ये, जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स और पैटर्न्स में। ठीक है ना। ये ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है बार कोड के मुकाबले, और क्विकली रीडेबल होता है बाय कैमरा और क्यूआर स्कैनर से। कैमरा से या क्यूआर स्कैनर से आप इजीली स्कैन कर सकते हैं, इसको अलग से कोई डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डिजिटल पेमेंट्स में हम सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, वेबसाइट लिंक एंड ऐप डाउनलोड में, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में, ट्रैकिंग में, टिकट एंड बोर्डिंग प्रोसेस में। अब बहुत जगह धीरे धीरे बार कोड हट रहा, पा क्यूआर कोड ही सब जगह आ रहा है। ठीक है ना। लॉग इन एंड ऑथेंटिकेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्यूआर पैटर्न में एनकोडेड होती है। भाई आप क्यूआर को स्कैन करेंगे कैमरे की हेल्प से, ठीक है ना, क्यूआर स्कैनर की हेल्प से कोड को स्कैन करेंगे, तो स्कैनर जो है वो डिकोड करेगा पैटर्न को। ठीक है ना। फिर जो भी डेटा स्टोर होगा, टेक्स्ट, यूआरएल, पेमेंट इन्फो जो भी होगी, वो डिस्प्ले या फिर एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारी इसकी हेल्प से। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास में पूरा कंप्लीट इनपुट डिवाइसेस। ठीक है। जिसका एक पोर्शन आपका एक अलग से क्लास में, जिसमें हमने कीबोर्ड के बारे में डिस्कस किया है। तो इसको अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें। मिलेंगे आप लोगों को अगले सेशन में। चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।